ओके, वेलकम बैक। हम अब टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉल्युबिलिटी, इक्विलिब्रिया एंड स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ध्यान रखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स इन वाटर वेरीज अ ग्रेट डील। सम ऑफ these, that is for example calcium chloride, are so soluble that they are hygroscopic in nature and even absorb water vapors from the atmosphere। कुछ ऐसे आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, इसको आप जो है नाम दोगे हाइग्रोस्कोपिक। ये जो है एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर होता है, इतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है कि आप इसको जो है हाइग्रोस्कोपिक कहोगे। और ये जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को भी जो है एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, इतना ज़्यादा ये वाटर के अंदर जो है सॉल्युबल होता है। इसके अलावा कुछ और सॉल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड। इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी लिटिल होती है कि दैट दे आर कॉमनली रिफर्ड एज इनसॉल्युबल। तो आप इसको जो है सॉल्युबल कहोगे, और लिथियम फ्लोराइड इसको आप नाम दोगे इनसॉल्युबल। तो इस तरह से जो है वाटर के अंदर जो है डिफरेंट आयोनिक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आप जो है कंसिडर कर सकते हो। तो द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट अमंगस्ट विच आर द लेटिस एंथैल्पी ऑफ द सॉल्ट एंड द सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट को वाटर के अंदर जो डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला जो फैक्टर होगा दैट इज़ द लेटिस एंथैल्पी, और दूसरी होगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, या सिंपली आप इसको सॉल्वेशन एंथैल्पी कह सकते हो। इट इज़ सॉल्वेशन एंथैल्पी इन द गिवन सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें होती है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट को वाटर के अंदर जो है डिसाइड करती है। फॉर अ सॉल्ट टू डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स आयंस, दैट इज़ नथिंग बट द लेटिस एंथैल्पी, मस्ट बी ओवरकम बाय द आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है एक होगी लेटिस एंथैल्पी और एक होगी आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सॉलिड को वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए ध्यान रखना है कि लेटिस एंथैल्पी जो है वो आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन से जो है कम होनी चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे कि आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन द लेटिस एंथैल्पी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो द सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस is referred to in terms of solvation which is always negative। तो ये सॉल्वेशन एंथैल्पी जो हमेशा जो है निगेटिव होनी चाहिए। दैट इज़ एनर्जी इज़ रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। यहाँ पर जो हमेशा जो है जब प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन होता है, मीन्स जब कोई सब्सटेंस जो है अपने पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, यानी कि वो जो प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इनटू वाटर और डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू द पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक होना चाहिए, एनर्जी इसके अंदर जो रिलीज होती है। सो द अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट आप ले रहे हो उसके ऊपर जो है सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर जो है सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है डिपेंड होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इन केस ऑफ नॉन पोलर, दैट इज़ द कोवैलेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेशन एंथैल्पी इज़ स्मॉल। जो कोवैलेंट सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या होती है, स्मॉल होती है, एंड हेंस नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द लेटिस एंथैल्पी ऑफ द सॉल्ट। यहाँ पर जो है इतनी कम होती है इसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी कि लेटिस एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होगा, कंसिक्वेंटली द सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो सॉल्ट होते हैं जनरली ये पोलर होते हैं, और अगर आप जो यहाँ पर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो इसके अंदर जो ध्यान रखिए कि इसकी जो सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है इतनी कम होती है कि वो लेटिस एंथैल्पी ऑफ द सॉल्ट को ओवरकम नहीं कर सकती है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्ट जो है जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, या वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। एज अ जनरल रूल, फॉर अ सॉल्ट टू बी एबल टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इट्स सॉल्वेशन एंथैल्पी मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स लेटिस एंथैल्पी। ये जनरल हम जो है आप बता चुके हैं आपको। तो सो दैट
द लेटर में बी ओवरकम बाय द फॉर्मर। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि पोलर सॉल्वेंट की जो इंथैल्पी होती है, सॉल्वेशन इंथैल्पी, ये क्या होनी चाहिए, लेटेस्ट इंथैल्पी पर जो है ओवरकम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ईच सॉल्ट हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉल्ट की, टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंट होती है। एंड द सॉल्ट्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इनटू 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पर आप देखिए कि सॉल्ट्स को जो है उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर 3 कैटेगरी के अंदर जो है इसको क्लासीफाई किया है। पहला जो होगा इसको हम नाम देंगे सॉल्युबल सॉल्ट। तो इसके अंदर ध्यान रखिए इट्स सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉल्ट की, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 मोलर। ये 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे सॉल्ट को हम नाम देंगे सॉल्युबल सॉल्ट। दूसरे होंगे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल। तो इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर जो है 0.01 मोलर से जो है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और 0.1 मोलर से जो है कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी इट मस्ट बी लेस देन 0.1 मोलर एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.01 मोलर। तो ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी का रेशो है, इस बेसिस पर आप उसको जो है नाम दोगे स्लाइटली सॉल्युबल। और तीसरा जो होगा इसको हम सिंपली नाम देंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर देखिए आपको जो है क्या कंडीशन मिलेगी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट मस्ट बी लेस देन 0.01 मोलर। तो सॉल्युबिलिटी मस्ट बी लेस देन 0.01 मोलर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सॉल्ट को जो है 3 कैटेगरी के अंदर जो है क्लासीफाई किया है। अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट डज इट मीन बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट? तो लेट अस सी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये क्या होता है, इसको हम जो है कैसे डिराइव करेंगे, इसको किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेरियम सल्फेट इन कांटेक्ट विद इट्स सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या आपको कंसिडर करना है, बेरियम सल्फेट को उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ जो है कांटेक्ट में करना है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन द अनडिसोसिएटेड सॉलिड एंड द आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ पर आप देखिए बेरियम सल्फेट का सॉलिड हम ले रहे हैं, बेरियम सल्फेट सॉलिड, ये जो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, इसको जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो है आपको कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन वाटर। बेरियम सल्फेट सॉलिड को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन वाटर में कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके जो आयंस बनेंगे एक्वियस मीडियम में, वो आयंस होंगे Ba2 प्लस एक्वियस प्लस SO4 माइनस एक्वियस। तो बेरियम का आयन बनेगा और सल्फेट आयन जो फॉर्म होगा। तो आप यहाँ पर जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है K लिखिए, इट इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaSO4। लेकिन ध्यान रखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट यहाँ पर जो चूँकि ये सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम जो है कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो इसलिए अब ये हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaSO4, आप दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले लीजिए, तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस। अब ये दोनों मिलकर जो है एक नया कांस्टेंट बनाएंगे एंड दैट इज़ KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस। तो ये SP स्टैंड फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस स्टैंड्स फॉर SP जो है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो KSP हम नाम देंगे, इट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट सॉलिड, ये दोनों मिलकर एक जो है नया कांस्टेंट बनाएंगे और इस कांस्टेंट को हम नाम दे रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर दिस सॉलिड बेरियम सल्फेट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻10। KSP इज इक्वल टू 1.1
इंटू 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन। ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है बेरियम सल्फेट के लिए। तो ये हो गया 1.1 इंटू 10⁻10। तो दिस मीन्स दैट फॉर solid barium sulfate in equilibrium with its saturated solution, the product of the concentration of two ions will be equal to the molar solubility of barium sulfate, and if the molar solubility of barium sulfate is S, तो यहाँ पर आप देखिए कि इक्विलिब्रियम पर हमको जो है क्या चीज़ मिलती है। बेरियम सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो है द प्रोडक्ट ऑफ का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू आयंस विल बी इक्वल टू द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट की जो है मोलर सॉल्युबिलिटी हम अगर S कंसिडर करते हैं तो हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू S इंटू S। तो ये बात ये ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर जो है Ba2 प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्युबिलिटी S कंसिडर कर रहे हैं और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू जो है S कंसिडर कर रहे हैं। तो ये S इंटू S हो जाएगी। देयरफॉर 1.1 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू S स्क्वायर। तब S होगा S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.1 इंटू 10⁻10। तो ये S की वैल्यू आपको मिलेगी 1.05 इंटू 10⁻5। तो इस तरह से आपको जो है ये वैल्यू सॉल्युबिलिटी की मिलेगी बेरियम सल्फेट के लिए। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो उस पर से आप जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉलिड इन इट्स सॉल्यूशन जो है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो thus द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻5 मोल्स पर लीटर। हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे मोल्स पर लीटर के अंदर। तो ये जो है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट है जिसको हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 1.05 इंटू 10⁻5 मोल्स पर लीटर। सो अ सॉल्ट में गिव ऑन डिसोसिएशन 2 और मोर देन 2 अनायंस और कैटायंस कैरिंग डिफरेंट चार्जेस। तो यहाँ पर जो है आप जो एक सॉल्ट कोई सा भी कंसिडर कीजिए तो 1 और मोर देन 1 आयन जो है ये फॉर्म करेगा और उसके ऊपर जो है डिफरेंट चार्जेस भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर जिरकोनियम फास्फेट है, ध्यान रखिए जिरकोनियम फास्फेट, और जिरकोनियम फास्फेट का फार्मूला है ZR3PO4। अब जब जिरकोनियम फास्फेट को आप आयोनाइज करोगे वाटर के अंदर, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये डिसोसिएट होगा और 3 जिरकोनियम और इसी तरह से 4 फास्फेट आयन जो है फॉर्म करेगा। तो लेट अस सी द आयोनाइजेशन ZR3PO4। इसको जो है आप डिसोसिएट कीजिए तो ये मिलेगा 3ZR4+ और इसी तरह से प्लस 4PO4 3-। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए चार्जेस बैलेंस होते हैं, यहाँ पर 12+ होते हैं और यहाँ पर 12-। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंट चार्जेस के साथ में जिरकोनियम और फॉस्फेट आयन जो है फॉर्म करता है। तो केटायन जो है बनेगा ZR4+ और अनायन बनेगा PO4 3-। तो इफ़ द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट इज़ S, अगर जिरकोनियम फॉस्फेट की मोलर सॉल्युबिलिटी आप जो है S कंसिडर करते हो तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इसके स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट्स के हिसाब से जिरकोनियम की जो सॉल्युबिलिटी बनेगी वो 3S होगी और फॉस्फेट की जो सॉल्युबिलिटी बनेगी वो 4S होगी। तो ये हो जाएगी 3S एंड इट इज़ 4S। तो ये मोलर सॉल्युबिलिटी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि KSP हम लिखते हैं जिरकोनियम फॉस्फेट का, KSP फॉर ZR3 तो ये बनेगा, लुक हियर, 3S⁻⁴। यहाँ पर हम लिखेंगे 3S⁻3 क्योंकि यहाँ पर जो 3 यहाँ पर आपको मिलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मल्टीप्लाइड बाय 4S⁴। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको मिलता है KSP फॉर जिरकोनियम फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर जो 3 जिरकोनियम आयंस मिलते हैं और 4 फॉस्फेट आयंस मिलते हैं। तो एक जिरकोनियम की सॉल्युबिलिटी 3S ले रहे हैं और एक फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी 4S ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब 3 जिरकोनियम बन रही है इसलिए 3S⁻³ कर रहे हैं और 4 फॉस्फेट बन रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 4S⁻⁴ ले रहे हैं। तो अब ये जो है इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा KSP =
3 का क्यूब जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 4 का 4 टाइम्स आप उसको जो है कीजिए, तो इसको जो है टोटल सॉल्व करने के बाद आप देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसी तरह से ये होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स जो है आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये आप जो है कैलकुलेट करके देखिए जो भी वैल्यू आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है वैल्यू आती है 6912। ये वैल्यू होगी 6912। उसके बाद जो है एस की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय एस, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पावर हमने रेस किया है ये हो जाएगा 3 + 4, और 3 + 4 कितना हो गया 7, तो S/7 जो है आपको मिलेगी ये वैल्यू। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ज़िरकोनियम फॉस्फेट की वैल्यू को जो है बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब KSP आपको जो है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे, और इस वैल्यू को हम लिखेंगे, और सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि KSP आप इसको जो है इधर कीजिए, तो KSP डिवाइडेड बाय 6912, ये हो जाएगा 6912 रेस टू 1/7, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी को हमने पावर में रेस किया है 7 नंबर्स पर, जब सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये रेस टू 1/7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसकी सॉल्युबिलिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 6912 रेस टू पावर 1/7 पर आप इसकी जो है सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ज़िरकोनियम फॉस्फेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप जो है बहुत इजीली किसी भी सॉलिड की, बस उसमें ध्यान रखने के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने बनते हैं वो सारी चीज़ें जो आपको ख़ास तौर से जो है नोटिस करनी है। तो नंबर ऑफ़ केटायंस और नंबर ऑफ़ अनायंस को आपको जो है मिस्टेक नहीं करनी है। ज़रा सा भी उसमें एक नंबर की भी अगर मिस्टेक होती है तो फिर पूरी सॉल्युबिलिटी जो है रॉन्ग हो जाएगी, आप जो है सही रिजल्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो अ सॉलिड सॉल्ट ऑफ द जनरल फार्मूला MXP+ एंड XYQ-, हमारे पास जो है एक जनरल सॉलिड सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो लेट अस सी, हमारे पास एक जनरल सॉल्ट है MXP+, और इसके बाद जो है दूसरा इसका जो आयोनिक फॉर्म लेते हैं हम XYQ-, ये हमारे पास जो है एक जनरल सॉल्ट है, और इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू S। अब हम देखते हैं कि इसके आयोनाइजेशन पर हमको जो है कौन कौन से आयंस मिलते हैं। तो इसका जो है आयोनाइजेशन हम जब कंसिडर करते हैं, तो लुक हियर, MXY, इसका हम एक्वियस सोल्यूशन लेके इसको हम डिसोसिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा X नंबर ऑफ MP+, X नंबर ऑफ MP+ एक्वियस, एंड Y नंबर ऑफ XQ- एक्वियस। ये हमको यहाँ पर ये सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है X इंटू P+ इज इक्वल टू Y इंटू Q- हम जो है कंसिडर करेंगे। X इंटू P+ इज इक्वल टू Y इंटू Q- हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे, मतलब दोनों के जो चार्जेस जो है बैलेंस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम जो है KSP लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो लिखेंगे MP+ रेस टू X, MP+ रेस टू X इंटू XQ- रेस टू Y। इस सॉल्ट को हमने यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। आप ध्यान रखिए कि मोलर सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम लिखेंगे इसको X नंबर ऑफ S रेस टू पावर X इंटू Y नंबर ऑफ S रेस टू पावर Y। ये जो है सॉल्युबिलिटी आपको मिल गई। अब देखिए आगे इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो आपको मिलेगा KSP इज इक्वल टू, क्या होगा, यहाँ पर आप जो है ये जो फैक्टर्स है कॉमन, इसको जो है निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा X रेस टू X इंटू Y रेस टू Y इंटू S X+ Y। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को हमने जो है सेपरेट कर दिया और मोलर सॉल्युबिलिटी को हमने जो है सेपरेट कर लिया। तो इस तरह से हमको KSP की वैल्यू मिलती है X रेस टू X इंटू Y रेस टू Y इंटू S रेस टू पावर X+ Y। अब आपको जो है S रेस टू पावर X+ Y जो है सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा S रेस टू पावर X+ Y इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, KSP डिवाइडेड बाय
एक्स रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई, तो ये हो जाएगा के एस पी डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई। अब आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो ये जो पावर कोएफिशिएंट है जब इधर आएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो आपको मिलेगा s इज इक्वल टू के एस पी अपॉन एक्स रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई रेस टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है जनरल मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस के एस पी इज इक्वल टू क्यू एस पी, यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम देखेंगे तो के एस पी इज इक्वल टू क्यू एस पी, दैट इज़ द कोशंट, रिएक्शन कोशंट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कॉमन सॉल्ट्स एट 298 केल्विन इज आर गिवन इन टेबल 7.9। तो आप यहाँ पर जो है अपनी बुक से जो है टेबल नंबर 7.9 जो है स्टडी कीजिए, तो इसके अंदर जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है बहुत सारे कॉमन सॉल्ट्स के लिए जो दी गई है, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कीजिए। अब कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट, इसका जो है आपस का रिलेशनशिप क्या होगा, तो लेट अस सी। कॉमन आयन इफेक्ट and solubility product of ionic solubility of ionic salts and solubility of ionic salts, इनका जो है रिलेशनशिप क्या होगा वो हम यहाँ पर जो है आपको बताते हैं। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल दैट if we increase the concentration of any one of the ions, it should combine with the ions of its opposite charge and some of the salt will be precipitated। यहाँ पर जो है लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि अगर हम जो है किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, अपने अपोजिट आयन के साथ जो है कंबाइन होकर वो जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। एंड टिल वंस अगेन के एस पी इज इक्वल टू क्यू एस पी, तो यहाँ पर जो है वो सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेट होगा और उस वक्त तक के एस पी की वैल्यू जो है क्यू एस पी के बराबर होगी। रिएक्शन कोशंट फॉर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको मिलेगी। सिमिलरली इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयंस इज डिक्रीज्ड, मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व to increase the concentration of both the ions till once again KSP is equal to QSP। अगर हम किसी आयन का concentration डिक्रीज करते हैं तो मोर नंबर ऑफ सॉल्ट जो है क्या करेगा, वो डिज़ोल्व होगा और उस वक्त तक डिज़ोल्व होगा जब तक कि KSP की वैल्यू QSP के बराबर ना हो जाए। एंड दिस इज़ अप्लीकेबल इवन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, एक्सेप्ट दैट due to higher concentration of the ions we use their activities instead of their molarities in expression for QSP। तो यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इसके जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो हम इसकी एक्टिविटीज़ के बजाय हम क्या करेंगे, इनकी जो है मोलारिटीज़ को जो है एक्सप्रेस करेंगे QSP के लिए, ठीक। Thus if we take a saturated solution of sodium chloride and pass hydrogen chloride gas through it, then sodium chloride get precipitated due to the increased concentration or the activity of chloride ions available from the dissociation of HCl। तो आप यहाँ पर देखिए कि सोडियम क्लोराइड जो है ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- एक्वियस में। जब आप इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाओगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या करेगा, H+ आयन एक्वियस और Cl- एक्वियस जो है फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए एक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगी और सोडियम क्लोराइड जो है फिर से प्रेसिपिटेट होगा और इस तरह से सोडियम क्लोराइड thus obtained is of very high purity and we can get rid of impurities
लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स। तो यहाँ पर जो है हमको सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट अब यहाँ पर जो है ये जो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर प्रेजेंट है वो सब के सब जो है निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड के प्यूरिफिकेशन के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट जो है कंसिडर करेंगे। तो ये आयोनिक सॉल्ट जो है अपने वाटर सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज होगा Na+ और Cl- एक्वियस में। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसके अंदर पास करेंगे तो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर जो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ये सोडियम के साथ जो है कंबाइन होगा और फिर से जो है सोडियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म करेगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा। और ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड जो बनेगा इट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ और इसकी जो प्योरिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी। इसी तरह से द कॉमन आयन इफेक्ट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल for almost complete precipitation of the particular ion as its sparingly soluble salts with very low value of solubility product for the gravimetric estimation। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है हम इसको ऐसे बहुत सारे जो है सॉलिड्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर जो उसके ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन प्रेसिपिटेट Ag+ आयन एज सिल्वर क्लोराइड, Fe3+ ion as their hydroxide and Ba2+ ion as sulfate in quantitative estimation। तो सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास में होगा Ag+, इसको हम प्रेसिपिटेट करेंगे AgCl के फॉर्म में। Fe3+ को हम प्रेसिपिटेट करेंगे FeOH थ्राइस के फॉर्म में और Ba2+ को हम प्रेसिपिटेट करेंगे बेरियम सल्फेट के फॉर्म में और इसको हम जो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको फ़िल्टर करके ड्राई कीजिए, उसका वेट जो है आप मेज़र कीजिए और उस वेट पर से आप जो है इन आयंस का जो है या इन सॉलिड्स का जो है आप एस्टिमेशन कर सकते हो। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड लाइक फॉस्फेट्स increases at lower pH. This is because at lower pH the concentration of anion decreases due to its protonation। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम फॉस्फेट्स कंसीडर करते हैं वीक एसिड के सॉल्ट में, अगर हम यहाँ पर जो है फॉस्फेट्स जो है कंसीडर करते हैं तो इनका जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दे इंक्रीज, ये जो फॉस्फेट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है इंक्रीज़ होगा लोअर पीएच पर। तो ये क्या वजह होगी कि लोअर पीएच पर ये फॉस्फेट्स क्या होंगे, इसका जो है प्रोटोनेशन होगा। तो दिस इज़ इन टर्न इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट और इसकी वजह से लोअर पीएच पर ये जो सॉल्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड KSP इज इक्वल टू अगेन QSP और इस लेवल पर फिर से जो है KSP जो है QSP के बराबर होगी। अब यहाँ पर हम एक जनरल सॉल्ट जो है कंसिडर करते हैं। तो लेट अस सी वन जनरल सॉल्ट और इसके अंदर जो आपको क्या मिलेगा, KSP इज इक्वल टू M+ कॉन्सेंट्रेशन एंड X माइनस। तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस। ये हम एक जनरल सॉल्ट जो है कंसिडर करते हैं। अब इसको हम जो है एक्वियस मीडियम में इसको हम जब देखते हैं तो HX एक्वियस गिव्स राइज टू H+ एक्वियस प्लस X माइनस एक्वियस। X माइनस एक्वियस। अब यहाँ पर जो है आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड लिखिए Ka की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। अब यहाँ पर आप देखिए कि X माइनस अपॉन HX इज इक्वल टू Ka अपॉन H+। यहाँ पर हम जो है इसको रीअरेंज कर रहे हैं। तो X माइनस डिवाइडेड बाय HX, ये वैल्यू को आप जो सेपरेट कीजिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX दैट इज इक्वल टू ये H+ जहाँ आएगा इस तरफ डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा Ka अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। इसको हमने रीअरेंज किया। अब टेकिंग द इनवर्स ऑफ बोथ साइड एंड एडिंग 1 वी गेट, दोनों साइड को आप जो है इनवर्स लीजिए, दोनों साइड का इन्वर्स लेना है और दोनों में 1 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka प्लस 1। अब यहाँ पर जो है आप इसका लीस्ट काउंट मल्टीपल जो है कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए क्या होगा इस इक्वेशन में, ये जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX
प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस। इसी तरह से यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस KA डिवाइडेड बाय KA। लीस्ट काउंट मल्टीपल कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब दोबारा से इसको जो है इन्वर्स करते हैं। तो दोबारा से इन्वर्स करने के बाद ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस, और इसको जो है इक्वल टू कीजिए f के बराबर, इट इज़ इक्वल टू सम फैक्टर f एंड इट इज़ इक्वल टू KA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू प्लस KA। तो यहाँ पर जो है हम इस वैल्यू को जो है कंसिडर कर रहे थे, एंड इट कैन बी सीन दैट F डिक्रीजेस एज pH डिक्रीजेस। तो ये जो फैक्टर F है, pH डिक्रीज होने पर ये वैल्यू भी डिक्रीज होती है। एंड इफ S इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट अ गिवन pH, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट जो है गिवन pH पर S है, तो अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या बनेगी, तो लेट अस सी। तो ध्यान रखिए कि अगर pH इसमें जो है डिक्रीज होती है तो F की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर जो है हम सॉल्युबिलिटी S कंसिडर करते हैं, तो KSP की जो वैल्यू होगी वो क्या लिखेंगे, तो KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी S, यहाँ पर जो है ध्यान रखिए सॉल्युबिलिटी S इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय F। तो FS ये हमारे पास जो है KSP की वैल्यू जो आती है, तो इसके हिसाब से हम जब देखें तो ये हो जाएगा S स्क्वायर इंटू KA अपॉन KA प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। तो ये हो जाएगा KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर जो है हम ये F फैक्टर को जो है इस वैल्यू के बराबर जो है कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा KA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू प्लस KA। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। इसी तरह से अगर आपको S की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, तो S की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा KSP इंटू H प्लस प्लस KA डिवाइडेड बाय KA, और इसको जो है पूरा रेज़ टू पावर 1/2 कीजिए, रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S स्क्वायर है, तो ये जब इस तरफ आएगा तो रेज़ टू पावर 1/2 में हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर आएगी तो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा KSP। तो आप देखिए KSP मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस KA डिवाइडेड बाय KA, और इसको हम जो है ब्रैकेट रेज़ टू 1/2 करेंगे। तो इस पर से हमको क्या समझ में आता है कि द सॉल्युबिलिटी S इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन pH। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होता है, तो ध्यान रखिए द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और इट डिक्रीजेस इन pH। तो यहाँ पर जो pH में जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम, ये यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। और इसी चैप्टर के साथ हमने 11th का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पेपर 1 या पार्ट 1 और पार्ट 2 उसके जो है टोटल चैप्टर्स जो है हमने कंप्लीट किए हैं। तो आप जो है अच्छी तरह से हर चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको जो है स्टडी कीजिए, और अच्छी तरह से जो है आप उसको स्टडी कीजिए। जो भी आपको डिफ़िकल्टी आती है आप मेरे पर्सनल पर जो है कांटेक्ट कीजिए, और आपकी जो है वो डिफ़िकल्टी जो है सॉल्व की जाएगी। बस बार बार जो है आप जो है लेक्चर्स को रिवाइज करके जो है देखते जाइए, तो आपको बहुत आसानी के साथ जो है हर चीज़ जो है समझ में आएगी। तो इस तरह से 11th के जो पूरे चैप्टर्स थे वो इस चैप्टर के साथ जो है कंप्लीट हुए। अब इसके बाद से हम जो है 12th के जो है चैप्टर्स जो स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर पहले हम पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट वो हम स्टडी करेंगे। ओके।